नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्री रामपुर। आज हम यमी द्वितीय भाग की हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ उस पर विचार विमर्श करेंगे। साहित्य लेखन की प्रमुख 5 पद्धतियाँ हैं, जिनमें वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और नारीवादी पद्धति। उनमें से इन सभी यह जो पद्धतियाँ हैं वह हिंदी साहित्य लेखन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही इतिहास को अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, किंतु अध्येताओं के दृष्टिकोण और पद्धतियों के अनुसार उसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। अतः इतिहास को कभी कला के क्षेत्र में तो कभी विज्ञान के क्षेत्र में स्थान दिया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख 5 पद्धतियों को आधार बनाया गया है। वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और नारीवादी पद्धति। उनमें से पहली वर्णानुक्रम पद्धति। इतिहास लेखन की इस पद्धति में कवियों और लेखकों का परिचय उनके नाम के वर्णाक्रमानुसार दिया जाता है और इसीलिए इसे वर्णमाला पद्धति कहा जाता है। उदाहरण के रूप में कन्हप्पा, कबीर, केशवदास और कुंवर नारायण, यह भले ही कालक्रम के दृष्टि से अलग अलग युग के हैं। जैसे कन्हप्पा आदिकाल से संबंधित है, कबीर भक्तिकाल से संबंधित है, केशवदास रीतिकाल से संबंधित है और उनके साथ ही कुंवर नारायण ये आधुनिक काल से संबंधित है। मतलब कालक्रम के दृष्टि से उसमें भिन्नता है, परंतु उनका विवेचन एक साथ करना होगा, क्योंकि इन चारों को नाम क वर्ण से शुरू होते हैं। गारसाद तासी और शिव सिंह सेगर ने अपने ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। यह हिंदी साहित्य लेखन की सर्वाधिक दोषपूर्ण और प्राचीन पद्धति है। इस प्रणाली पर आधारित ग्रंथों को हिंदी साहित्य इतिहास की अपेक्षा साहित्यकार कोश कहना यह अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। कोश ग्रंथों के लिए यह जो प्रणाली है वह प्रणाली अधिक उपयुक्त सिद्ध होती है। दूसरी जो पद्धति है कालक्रम पद्धति, तो कालक्रम पद्धति में कवियों और लेखकों का वर्णन या विश्लेषण काल क्रमानुसार किया जाता है। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों की जन्म तिथि को आधार बनाकर हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। इसी पद्धति को आधार बनाकर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद यह इतिहास ग्रंथों की रचना की है। इस पद्धति पर या उसके आधार पर लिखे गए ग्रंथ उनको हिंदी साहित्य की अपेक्षा कविता संग्रह कहना अधिक उपयुक्त सिद्ध होगा, क्योंकि साहित्य इतिहास केवल लेखकों का परिचय, उनका जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं के परिचय तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि उनमें इन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का विश्लेषण होता है। तत्कालीन युग में किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति थी,
किस प्रकार सामाजिक परिस्थिति थी, आर्थिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक परिस्थिति किस प्रकार थी, उन परिस्थितियों का विश्लेषण भी अत्यंत आवश्यक होता है। अतः नलिन विमोचन शर्मा का तर्क है कि जब तक कवियों की सूची तैयार न हो तब तक साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। अतः कालक्रम जो पद्धति है वह पद्धति इस तरह से निर्देशित करने का प्रयास किया है। तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का इतिहास प्रत्येक वस्तु में अनिवार्य और गति से विकास प्रक्रिया को देखती है। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। कार्ल मार्क्स इतिहास दृष्टि जहां एक और समाज और साहित्य की संबंध की व्याख्या करती है, वही दूसरी ओर इतिहास में भी साहित्य के संबंधों को व्याख्यायित करती है। इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ, निरपेक्ष और तथ्यों का वह संकलन करता है और उसे क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित उनका विश्लेषण करता है। इसी पद्धति को आधार बनाकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। हिंदी या साहित्य इतिहास लेखन की अपेक्षा कोड लेखन के लिए यह उपयुक्त है। चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति रोमांटिसिज्म के विरोध में आया है। विधेयवाद का अर्थ है संदेशों से परे, अर्थात किसी भी विवाद के परे जो ज्ञान है। यह इतिहास दृष्टि व्यक्तिवाद को केंद्र में रखती है। विधेयवादी इतिहास की दृष्टि समाज और साहित्य के संबंधों को अनिवार्य कारण के संबंध के रूप में देखता है। इस पद्धति में साहित्य के इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है। इसी विधि के जन्मदाता तैन माने जाते हैं। उन्होंने विधेयवादी इतिहास की दृष्टि से जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्वपूर्ण माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास लेखन पद्धति में इसी लेखन पद्धति का प्रयोग किया है और यही वजह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है, ग्रंथ माना जा सकता है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार किसी भी देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। कारण साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण में समाज का प्रतिबिंब दिखाई देता है और इसीलिए जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साहित्य का परिवर्तन साहित्य इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पांचवी और अंतिम इतिहास लेखन की जो पद्धति है वह है नारीवादी पद्धति। यूरोप में 1948 ईस्वी के बाद यह आंदोलन के रूप में उभरा। इस आंदोलन ने स्त्रियों को या स्त्रियों का स्वर बुलंद करने का प्रयास किया गया। स्त्रियों के स्वर सुनाने की गुंजाइश निकाले जाने की दृष्टि से इतिहास लिखे जाने की बात कही गई। नारीवादी पद्धति इतिहास की प्रगतिवादी अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। नारीवादी पद्धति को मानने वाले इतिहास लेखकों ने हिज हिस्ट्री की जगह हर हिस्ट्री को उनकी वकालत उन्होंने की। हिंदी साहित्य में सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इसी आधार पर उन्होंने लिखा है।
उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि अब तक का इतिहास ये पुरुषों का इतिहास है। इन पद्धतियों के अतिरिक्त हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कई और आधुनिक पद्धतियां हैं। उनके साथ ही कि जिसमें रूपवादी, संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी और आधुनिकतावादी ये सभी प्रमुख हैं। परंतु हिंदी साहित्य इतिहास इन दृश्यों को आधार बनाकर अभी तक लिखा नहीं गया है। पूंजीवादियों की विसंगतियों के बढ़ते जाने तक की व्यक्तिवादी जो प्रवृत्तियां हैं वो उभरी और धीरे धीरे साहित्य के इतिहास से संबंधित अनेक रूपवादी, संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी व्याख्याएं सामने आई। इसीलिए संक्षेप में कहा जा सकता है इतिहासकारों ने संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी इतिहास दृष्टि को साहित्य की व्याख्या के लिए आवश्यक माना, किंतु यह भी कहा गया कि यह सभी दृष्टियों से संसार की उपेक्षा करती है, जिसमें रचने वाला रचनाकार रहता है और रचना कर्म करता है। अतः आज हमने हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियों में प्रमुख 5 लेखन पद्धतियों का चित्रण किया है, जिसमें वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति और नारी पद्धति। धन्यवाद।